नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ सेट देखना महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण है कि सेट को ध्यान से देखना ताकि लगभग सारे क्वेश्चन याद हो जाए और साथ में एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाता है वह भी जानना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सेट नंबर 16 है, यह रंजीत सर का सेट है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल ये पाल वंश का शासक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। फिर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो याद रखना दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव। भगवान शिव को समर्पित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का प्रसिद्ध स्तूप जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि धामेक स्तूप किस राज्य में है? तो धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश में है और इसे भी अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर है गंधार। गंधार कला यूनानी और रोमन कला के मिश्रण को गंधार कला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है गुप्त काल। अजंता चित्रकला गुप्त काल से संबंधित है। दोस्तों अजंता की चित्रकला कहाँ है ये पूछा जाता है, और एलोरा की और एलिफेंटा की। तो ये तीनों महाराष्ट्र में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका आंसर क्या है? बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी। तो दोस्तों बाबर की आत्मकथा क्या है और जहांगीर की क्या है यह पूछा जाएगा आपसे। तो बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। इसे ऐसे भी पूछा जाता है कि बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर है। और जहांगीर का है तुजुक ए जहांगीरी। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा काबुल में है। ये याद रखना दोस्तों। इसे याद कैसे रखना है? तो याद ऐसे रखना है कि बाबर को जीत कबूल थी। बाबर को जीत कबूल थी यानी बाबर का मकबरा काबुल में है। एक क्वेश्चन आता है जहांगीर का कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा है शहादरा में। तो इसे कैसे याद रखना है कि जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया। जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया यानी जहांगीर का मकबरा शहादरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस भारतीय शासक का नाम जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो केरल के कालीकट में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का किसने स्वागत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जमोरिन ने स्वागत किया था। एक क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो उसे याद रखना है 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का था, ये याद रखना है। और एक पुस्तक है रेहला। रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 में चलेंगे दोस्तों कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है फिरोज तुगलक ने बनवाया था। दिल्ली के फिरोज तुगलक ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो औरंगजेब को कहते हैं जिंदा पीर। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो दौलताबाद में है। तो इसे याद कैसे रखना कि औरंगजेब के जेब में दौलत है। औरंगजेब के जेब में दौलत है यानी औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। दौलताबाद को कभी ऑप्शन में खुलदाबाद भी दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय
कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था, इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ था। करंट अफेयर में आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो शेखर बसु, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया था? इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 1767 में सीताब राय को बिहार का नया दीवान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? इसका करेक्ट आंसर है मीरन बना था। दोस्तों प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है? तो पश्चिम चंपारण में है। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो यही सोमेश्वर की श्रेणी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 45.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह का संबंध है, तो इसका संबंध किससे दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। एक क्वेश्चन यहाँ महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये बारदौली की महिलाओं ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या है था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक कर था। चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी के शासनकाल में कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छापामार युद्ध। छापामार युद्ध को गोरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, गोरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है सदाबहार किस्म के वन। सदाबहार वन में आ जाता है महोगनी, रोजवुड तथा रबड़, ये सब सदाबहार वन के पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अफ्रीका में। सवाना एक घास का मैदान है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। कभी ऑप्शन में अर्जेंटीना भी रहेगा तो उसे भी टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इलाके की बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण इराक की कक्ष भूमि को गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि अपने एशिया हो या तो इंडिया हो, वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण करना, यानी कि खाना बनाने के लिए, जलाने के लिए अधिक लकड़ियों को काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है? तो इसका आंसर क्या है? अधिकतम जैव विविधता। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता यह है कि वहाँ अधिकतम जैव विविधता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि बांग्लादेश की सीमा तीन तरफ से है तो तीन यानी त्रिपुरा, ऐसे याद रखना है, तीन त्रिपुरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में समुद्र तट स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई समुद्र तट के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दो सबसे अधिक समुद्र पारिस्थितिकी कटिबंध इको जोन है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। और याद रखना है कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। जब भी पश्चिमी घाट आए तो मन में सह्याद्री भी आना चाहिए दोस्तों। और पारिस्थितिकी जब भी आए तो पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? तो टेंसले ने दिया था। ये कई वीडियो में बताया दोस्तों कि इसे याद कैसे रखना है। तो पारिस्थितिकी का टेंसले मतलब परिस्थिति कैसा भी हो, टेंशन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे बड़ा दिन तो 21 जून को होता है, जो कि विश्व योगा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह्याद्री जैसे ही आया तो पश्चिमी घाट आना चाहिए दिमाग में। पश्चिमी घाट जब भी आया तो सह्याद्री आना चाहिए, दोनों एक ही का नाम है। ये क्वेश्चन वही है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? यानी कि नवीन बलित मोड़दार पर्वत किसे कहा जाता है? तो हिमालय पर्वत को कहा जाता है। या ऑप्शन सी होगा, या हिमाचल लिखा है लेकिन हिमालय होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? तो हीराकुंड बांध है। अब हीराकुंड बांध पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। इसे याद कैसे रखेंगे कि हीरा महान लोग पहनते हैं, हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीराकुंड बांध महानदी पर है और यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए की टीवीए टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में कौन सी है? जो अमेरिका की टीवीए यानी कि टेनेसी वैली अथॉरिटी है, वैसी परियोजना भारत में कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के एरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्तमलाई जीवमंडल फैला हुआ है? तो इसका आंसर है दोस्तों केरल और तमिलनाडु में अगस्तमलाई जीवमंडल यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर भी कहते हैं इसे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो 18। इसे याद रखना है कैसे? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन की वजह से आंतरिक मूल्यों में क्या होता है? आंतरिक मूल्यों में यानी कि अपने देश के अंदर जो मूल्य उसमें क्या प्रभाव पड़ता है ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अवमूल्यन से, मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। यह निर्यात और आयात के मूल्य को प्रभावित करता है लेकिन आंतरिक मूल्यों को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विज्ञापन पर व्यय डैश कहलाता है? तो इसका आंसर है बिक्री लागत कहलाता है। बिक्री लागत जो एडवर्टाइज में खर्च करते हैं वो बिक्री लागत कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? आयकर ये प्रत्यक्ष कर है, संपदा कर ये भी प्रत्यक्ष कर है, निगम कर ये भी प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का मतलब है कि जो वसूलने वाला है और जो देने वाला है उसके बीच में कोई नहीं आया, डायरेक्ट वो वसूली करता है, वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो इसमें से कौन सा नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण बाजार स्थिति तब स्थापित होती है जब बहु विक्रेता और बहु क्रेता विद्यमान होता है, तो पूर्ण बाजार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघ सरकार के चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उधार। उधार क्या है कि संघ सरकार के चालू राजस्व में शामिल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त कौन करता है? यानी कि राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त और सेवा से मुक्त कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति यही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
42, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। बाकी ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को वो चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? यानी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन प्रारंभ कर सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा में ही महाभियोग प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है? तो नियुक्ति की जाती है, क्योंकि दोस्तों लोकसभा चुनाव का संपन्न होने के बाद अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकसभा का विश्वास मत। दोस्तों हर परीक्षा में कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहता है, जो आप ऑप्शन देख के भी वो आप टिक कर सकते हैं समझ के। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग रखना है दोस्तों कि एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं, नहीं भी पढ़ें, उसको भी अपना दिमाग लगा के टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर क्या है? प्रधानमंत्री पद धारण करने की न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। यानी कि लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री बनते हैं तो लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होता है 25 वर्ष, और राज्यसभा की पूछेगा तो 30 वर्ष। उसी तरह जो राज्य में होता है, बिहार जैसे बिहार में है तो विधानसभा की जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रहेगा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष रहेगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार है। बाकी सब मौलिक अधिकार है या तो कोई अन्य अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दोषी व्यक्ति को सजा को क्षमा, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति ही किसी व्यक्ति को क्षमा या उसको मतलब सजा को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति कर सकते हैं या तो राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल करते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रपति जो क्षमादान वो किस अनुच्छेद में है? तो 72 में है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 72 है। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करता है? तो राज्यपाल का अनुच्छेद है 161, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो समता का अधिकार मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये मूल अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता ये मूल अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने फांसीवाद के राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर है इटली। इटली में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा अति चालकता का पहला सिद्धांत है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गिंजबर्ग लेंडो सिद्धांत। गिंजबर्ग लेंडो सिद्धांत अति चालकता का पहला सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि विद्युत आघात का कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जल ऊष्मा और विद्युत का एक अच्छा चालक है, इसके वजह से विद्युत आघात हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 के बाद 53, जब दो अर्धचालकों को पी टाइप तथा एन टाइप को एक साथ जोड़ा जाता है तो वे पीएन जंक्शन बनाती है। तो पीएन जंक्शन कैसा व्यवहार करती है? तो इसका आंसर है दोस्तों दिष्टकारी, दिष्टकारी व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मोटर कार से उत्सर्जित वह प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है। तो मानसिक बीमारी होती है दोस्तों, वो होता है शीशा से, पीबी। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि मोटर कार कल कारखाने से सबसे खतरनाक गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है प्रकाश रासायनिक धुंध। प्रकाश रासायनिक धुंध में भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुबंध श्लेष्मा पदार्थ से ढके हुए अमाशय की आंतरिक परत का कार्य होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है म्यूकोसा पर पेप्सिन के प्रभाव को रोकना। अनुबद्ध श्लेष्मा पदार्थ से ढके हुए अमाशय की आंतरिक परत का कार्य क्या होता है कि म्यूकोसा पर पेप्सिन के प्रभाव को रोकना। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनः निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अस्टेम कोशिका। अस्टेम कोशिका से मानव के विभिन्न अंगों का पुनर्निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका कहना है कि सबसे कम जो वहाँ क्षतिपूर्ति होती है, जो पुनर्योजित होती है, पुनर्निर्माण होता है, सबसे कम किस में होता है? तो मस्तिष्क में कोशिका बहुत कम बनता है दोस्तों। जैसे कि अगर बाहर में आपको कहीं भी अंग में चोट लगा तो जल्दी वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर मस्तिष्क के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई, चोट आई, तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो मस्तिष्क कोशिका में कोशिका का निर्माण बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। तो इसलिए क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति है? तो मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्ण आकृति की कांग लोबेट ग्रंथि किस में पाई जाती है। तो कांग लोबेट ग्रंथि नर तिलचट्टा में पाया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते थे। तो इसका आंसर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को। यहाँ ये याद रखना है कि महात्मा गांधी के गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे MG रानाडे, यानी महादेव गोविंद रानाडे। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1928 में आया। अब साइमन कमीशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है वो अपने दिमाग में रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, लेकिन भारत आया 1928 में। और साइमन कमीशन का विरोध किस लिए हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो आंसर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ, वो डेट सहित ऑप्शन में आपको देगा कि कितने तारीख को हुआ था। तो इसलिए याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। मतलब आईएनए का मतलब है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग में सबसे पहले आया था? कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी। तो खिलाफत कमेटी का सभा 1920 में किस शहर में हुई थी। तो इसका आंसर है दोस्तों इलाहाबाद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा जो चलाया गया सत्याग्रह था वो तो चलाया गया था अहमदाबाद मिल आंदोलन, यानी कि मजदूर के लिए वो
मजदूर के लिए वो युद्ध लड़े थे, सत्याग्रह किए थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका आंसर है कांग्रेस के सन 1919 के लखनऊ अधिवेशन में। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? यानी कि खिलाफत आंदोलन को किसने इस रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये ऐसा अवसर देखा था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो इसका आंसर है 1 2 3 4। यानी कि पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ था। पहले क्या हुआ कि भीड़ पे गोली चलाया था, फिर उग्र भीड़ ने क्या किया, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया, फिर गांधी जी को द्वारा आंदोलन स्थगित हो गया था, तो फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो इसका आंसर क्या है, व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट क्या किया था, व्यक्तिक स्वतंत्रता को वो लिमिट कर दिया था। इसे रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में सौर वर्णक्रम सम्मिलित रूप है। सौर वर्णक्रम किसका सम्मिलित रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश, लघु तरंग विकिरण और दीर्घ तरंग विकिरण, यानी तीनों का ये सम्मिलित रूप होता है सोलर स्पेक्ट्रम। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापकालिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है दोस्तों, तापकालिकता से तात्पर्य है कि दिन रात के तापक्रम में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, किसी तंत्र की स्वनियमन अर्थात स्व अस्तित्व की क्षमता के लिए उपयुक्त पद का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है समस्थापन। किसी तंत्र की स्वनियमन यानी कि स्व अस्तित्वन की क्षमता समस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन के लिए उपयुक्त पद का चयन कीजिए। वह बल जिससे कि मृदा जल के साथ संलग्न या बंधा रहता है तथा जिससे दबाव के रूप में परिमाणित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल विभव कहलाता है। ये मतलब जल विभव यानी कि वह बल जिससे कि मिट्टी जल के साथ बंधा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही क्रम का निर्धारण कीजिए। अपघटन प्रक्रिया का सही क्रम बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, पहले विखंडन, उसके बाद निक्षालन, फिर लास्ट में अपपाचन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पोषी स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्वों और ऊर्जा के प्रवाह को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है खाद्य श्रृंखला कहते हैं इसको, कि एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्व और ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है, तो मनुष्य किस में आएगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों जो पहला होता है खाद्य श्रृंखला में, पहला जो होता है वो होता है उत्पादक, फिर होता है उपभोक्ता, उसमें भी होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो दोस्तों उत्पादक में आ जाता है हरे पेड़ पौधे, और उसमें जो होता है फल फ्रूट्स, वो सारे हुए उत्पादक में। तो उसको जो यूज करेगा वो उपभोक्ता कहलाएगा। तो मनुष्य आ जाएगा आपका उपभोक्ता में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। इसका करेक्ट आंसर है पादप प्लवक से। तालाब में, यानी कि तालाब का जो जल का सबसे ऊपरी परत पे जो सूक्ष्म पौधे पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उसे पाद पप्लवक कहा जाता है। तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ कहाँ से होगा? तो यही होगा पाद पप्लवक से। दोस्तों पारिस्थितिकी जब भी शब्द आए पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसे याद रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो टोन्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? यानी कि शहरीकरण जब होता है तो पर्यावरण पर निगेटिव इफेक्ट कौन नहीं पड़ता है? तो जैसे कि वनों की कटाई, ये है निगेटिव इफेक्ट पर्यावरण पर पड़ता है। प्रदूषण से पड़ता है, जैव विविधता का नुकसान होता है, अपशिष्ट का पुनरावर्तन ये नहीं होता, निगेटिव प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का अर्थ है पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता रखना। इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, कि वहन क्षमता या पारिस्थितिकी फुटप्रिंट या कार्बन फुटप्रिंट या अवशोषण क्षमता। क्वेश्चन में है कि देश का अर्थ है पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता रखना, यानी कि पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो वहन क्षमता कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधारणीय विकास लक्ष्यों SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसे एजेंडा 30 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था? तो इसका करेक्ट आंसर है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का ये लक्ष्य था कि बाल मृत्यु दर को घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सीधे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का मतलब उद्देश्य था कि पर्यावरण के संरक्षण और गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और समाप्त करना, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर नवीकरणीय संसाधनों के समूह को चुनिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक गैस यूरेनियम फास्फेट, गैर नवीकरणीय संसाधन। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? जिन स्रोतों को नष्ट किए जाने के बाद उन्हें बदला या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ध्रुव पर। ध्रुव से ओजोन छिद्र स्पष्ट दिखाई देगा। जब भी आपके सामने ओजोन आया तो ओजोन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है उसे दिमाग में रिकॉल कर लेना। जैसे ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। और ओजोन परत वो उसके नीचे जो समताप मंडल है, समताप मंडल में पाया जाता है और ओजोन परत परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 1987 में। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य जल संपर्क रोग शिस्टोसोमियासिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सेरेकेरिया के द्वारा फैलता है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैलेथिया बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। गैलेथिया बे राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर है 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। दोस्तों अधिनियम 2-3 आया, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे एक जगह रिकॉल करना चाहिए। जैसे कि
वन संरक्षण अधिनियम ये है 1980। और एक आपसे पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो है 1986। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और एक पीछे क्वेश्चन में था कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1987। इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, रणथंभौर। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान में। दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान नाम उसका बदला हुआ है, उसका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम है। दोस्तों ये सेट नंबर 16 समाप्त होता है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो इसका आंसर है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और आज का क्वेश्चन है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद।